हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मिश्रा क्लासेस एकेडमी के विधिक शिक्षा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान की आत्मा। भारत के संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया है, मतलब प्रेम्बल को। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को देखेंगे कि वह कैसे अन्य देशों के संविधान से भारत के संविधान को अलग करता है। आज इसके बारे में कुछ तथ्य हम और भी जान लें। हमारा संविधान विश्व के समस्त संविधानों में सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारा संविधान माना जाता है, संविधान की उद्देशिका, कि यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर हमें संविधान की मूल बातों को अगर जानना है तो हम मात्र उसकी उद्देशिका को पढ़ करके ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर संविधान के अनुच्छेदों में किस प्रकार की विवेचना की गई है। इसलिए हमें भारत के संविधान को जानने के लिए सबसे पहले भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल जानना चाहिए। इसे भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यह भारत के संविधान की आत्मा है। आइए देखते हैं इसको। उद्देशिका में देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, संविधान में यहाँ पर 3 शब्द हैं: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब अपनाते हैं, अधिनियमित का मतलब उसे संहिता रूप में बनाते हैं और आत्मार्पित मतलब स्वयं पर ही उसको अप्लाई करते हैं। अर्थात जो भारत का संविधान है यह भारत की जनता द्वारा ही बनाया गया है, उसे अपनाया गया है और उसे स्वयं पर लागू किया गया है। अब इसमें 3 शब्द इसमें जो जुड़े हुए हैं, यह एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय यह 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, किंतु इसे बाद में अमेंडमेंट करके इसे जोड़ा गया। यह जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तब उसमें 3 शब्द इसमें जोड़ दिए गए। उस समय प्रधानमंत्री हमारे वहाँ की श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उस समय ही जो है कि भारत में आपातकाल लागू था। ये जो संशोधन किया गया इसके कुछ राजनीतिक कारण भी थे, किंतु इसका तर्क यह दिया गया कि धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए संशोधन की जरूरत है।
ऐसा कहा गया। खास तौर पर जिसमें सेकुलर शब्द है, सेक्युलर शब्द यानी पंथ निरपेक्ष, इस शब्द को इसलिए जोड़ा गया कि देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा। भारत में कोई भी धर्म विशेष रूप से नहीं होगी। और एक और शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी। समाजवादी शब्द इसलिए जोड़ा गया सोशलिस्ट कि भारत में जो है कि आर्थिक असमानता के लिए यह शब्द जोड़ दिया गया, जिसे समाजवादी, सोशलिस्ट। और एक शब्द और, अखंडता, इंटीग्रिटी, अखंडता। अखंडता शब्द को आज़ादी, न्यायिक व्यवस्था, समानता तथा भाईचारे को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया था। इसकी इसीलिए जरूरत पड़ी थी ताकि भाईचारे को मजबूत किया जा सके, न्यायिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और आज़ादी एवं समानता को मजबूत किया जा सके। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान का दर्जा भी प्राप्त है, या फिर कहा जाता है। दर्जा नहीं प्राप्त है, हालांकि आप कह सकते हैं कि मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। उस समय हमारे वहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय आपातकाल लागू था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस पर कुछ समय पहले की ही बात है, बीजेपी के एक नेता संतोष कुमार हेगड़े द्वारा इसमें प्रस्तावना में कुछ बदलाव किए जाने के बयान दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी सियासत हुई थी। लेकिन हमें उधर नहीं जाना है। फिलहाल अब देख लेते हैं हम इस पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ केसेस आई हैं, कुछ लीडिंग केस है, जैसे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1967, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1643 का केस है। इसमें धारित किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अधिनियम की उद्देशिका उन मुख्य उद्देश्यों को निर्मित करती है जिसे विधायन प्राप्त करने का आशय रखती है। यह अधिनियम के आदर्शों और अभिलाषाओं को संक्षिप्त रूप में अंतर्विष्ट रखती है। पहली बार जब केस आया था इसके संदर्भ में, इससे पहले भी केस आया था इनरी बेरुवारी का केस आया था, ये 1960 में आया था। बेरुवारी केस आया था 1960 में। इसे जो है, इसमें जो है कि विवाद यह चला था कि क्या कोई संशोधन उद्देशिका में किया जा सकता है, तो इसलिए माना गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया था। केस था बेरुवारी, AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 845। फिर इसके बाद गोलकनाथ का केस आया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें यह माना गया कि जो उद्देशिका है वह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को दर्शाता है, तथा इसके बाद जो केस आया था केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और लीडिंग केस है। ये 1973 में आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, पेज नंबर 461। इसमें कहा गया कि संविधान का एक अभिन्न अंग है उद्देशिका, अतः संविधान के इस उद्देशिका में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे इसका मूल ढांचा ही गिर जाए या ढह जाए। और इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यह स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता ने संविधान को अपनाया और स्वयं को प्रदान किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के लोगों ने ही, भारतीय जनता ने ही इस संविधान को बनाया है और स्वयं पर लागू किया है। और इसी केस में यह भी कहा गया
कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है और संविधान को संवैधानिक आधार के प्रकाश में पढ़ा और निर्वचित किया जाना चाहिए। यह भी इसी वाद में आया था। फिर इससे और आगे बढ़कर एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ और ख़ास दृष्टि डाली है। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया JT 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 215। उच्चतम न्यायालय द्वारा दोबारा इस बात को धारित किया कि उद्देशिका संविधान का ही अंग है। अब बाकी इसी से रिलेटेड जो है कि आपका आर्टिकल 368 हो जाएगा अमेंडमेंट। अब उस पर अच्छा खासा लेक्चर मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।